नमस्कार। सेट का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ है। उसके लिए हम अर्थशास्त्र विषय की जो आंसर की है वो अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एचडीआई जो है उसकी गणना में शिक्षा सूचकांक को मापने के लिए कौन कौन से दो घटक शामिल होते हैं। तो इसमें जो दो घटक शामिल हैं, स्कूल शिक्षा का औसत वर्ष और स्कूल शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, है ना। ये आंसर हो जाएगा हमारा 51 में 2, ठीक है। और जो बाकी के दो हैं ये पुराने इंडिकेटर थे जो 2010 से पहले जिनको जिस तरीके से मापा जाता था वो थे। उसके बाद आता है कि जो निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यवाद की विशेषता है। तो वाणिज्यवाद जो था वो निर्यात को बढ़ाने और आयात को घटाने पे फोर्स करता था, क्योंकि वो वेल्थ को इंक्रीज करने के ऊपर काम करते थे। फिर आता है कि डेड वेट लॉस क्या है ना। तो डेड वेट लॉस जो होता है उपभोक्ता और उत्पादक अधिशेष का जो नुकसान होता है उसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं है। आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कहीं पे किसी को डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर हमेशा रहता है। मे भी अगर कहीं कमी होगी तो अपने उसको सुधार लेंगे बाद में, है ना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट लगता है तो। और उसके बाद आता है कि जो रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी है, तुल्यता सिद्धांत है, उसमें क्या माना गया है उपभोक्ता को, है ना। तो उसमें माना गया है कि उपभोक्ता जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है ना, उपभोक्ता दूरदर्शी है। फिर आता है कि जो आईएस कर्व जो है वो अगर वर्टिकल है तो उसका क्या रहेगा। तो अगर वर्टिकल है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीटली इंटरेस्ट रेट इन इलास्टिक होता है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 56 में सी। फिर आता है कि द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, है ना। तो ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स। इसका आंसर डी सही रहेगा। फिर आता है कि जीआईआई जो रहता है, जीआईआई इंडेक्स जो है उसमें कौन सा गलत है ना। तो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी रहता है, एम्पावरमेंट रहता है, लेबर मार्केट रहता है, लेकिन एजुकेशन अटेनमेंट जो है आंसर इसका डी इसमें शामिल नहीं होता है ना। तो इसने पूछा है कि कौन कौन सा गलत है ना। तो इसमें आंसर 58 में डी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जो इनको हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए ये रहेगा कि सबसे पहले तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्वियसली सबसे पहली थ्योरी थी, और हमें पता है कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो सबसे लास्ट में थी, है ना। तो ए सबसे पहले आ जाएगा और जो सी है वो सबसे लास्ट आ जाएगा। ए सबसे पहले और सी सबसे लास्ट, है ना। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो इसका आंसर ए माना जा सकता है ना। गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो ए माना जा सकता है। फिर आता है कि पीगू जो इफेक्ट था 145 में ए आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है कि जो पीगू इफेक्ट है उसका किससे रिलेशन है ना, संबंध क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है, फॉलिंग प्राइसेज एंड एक्सपेंशन इन इनकम, ठीक है, 146 में बी। फिर आता है कि जो गिनी कोएफिशिएंट है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, किसको मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आता है असमानता के लिए, है ना। गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंज कर्व जो है वो असमानता को मापते हैं, ठीक है, उनको मापने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है कि करेक्ट अबाउट प्राइमरी डेफिसिट, है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक जो घाटा है उसको मापने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो 148 में आंसर आ जाएगा डी, राजकोषीय घाटा। फिर उसके बाद आता है कि जो हिक्स की टेक्निकल चेंज है जो वो न्यूट्रल है ना। तो अगर वो न्यूट्रल है तो उसका कौन सा ऑप्शन इसमें से सही रहेगा। वो कब न्यूट्रल होगी, जब MPK अपॉन MPLV जो है वो भी अनचेंज रहेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी टफ लगता है, लेकिन ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कि जब ये रेशियो सेम रहेगा तो वो न्यूट्रल होगा, है ना। तो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर सी रहेगा। उसके बाद आता है कि सोशल वेलफेयर फंक्शन के बारे में पूछा गया है। तो सोशल वेलफेयर फंक्शन जितना कि मुझे इसको पढ़ने में लगा आंसर में, तो इसका आंसर मुझे लगा कि इसका सी रहेगा, है ना। कथन 150 में इसके दोनों कॉन्वेक्स, हाँ, इसका आंसर सी रहेगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर सी होना चाहिए। फिर आता है कि जो 138 में जो अपने देखना है कि जो सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड डेविड रिकार्डो, है ना। 138 ए में 1, है ना, डेविड रिकार्डो। डिमांड साइड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें पता है कि हेबरलर थ्योरी है और हेबरलर की थ्योरी है,
उसके बाद आता है कि ए में 1 और बी में सी में 3, है ना। तो ए में 1, सी में 3, तो आंसर इसका आ जाएगा सी, है ना। तो 138 में सी आंसर जो है इसका वो बनेगा। और जो बी में 4 है ना, तो बी है डिमांड साइड जो है वो अल्फ्रेड मार्शल और एजवर्थ ने है। और डी में सेकंड है रियल कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, इसके लिए इसने बास्टेबल और अल्फ्रेड मार्शल को दिया है। लेकिन आई थिंक इसका यहाँ पे में भी कोई एरर की वजह से हो सकता है, लेकिन जैकब वाइनर की ये थ्योरी थी, है ना। तो जैकब वाइनर की थ्योरी थी जो रियल कॉस्ट थ्योरी को उसने मेजर करने के लिए अपने फॉर्मूलेज दी होती है, टर्म ऑफ ट्रेड के बारे में बताया था। तो मे बी, बट इसका आंसर जो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी आंसर सही होना चाहिए। और फिर आता है कि 139 में, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने चेक किया इसमें आई थिंक 139 का जो आंसर है वो बी रहना चाहिए, बिहार। फिर भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर आता है कि जो अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है वो कंजप्शन उसमें किसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो 140 में आंसर आएगा सी, दोनों पे, है ना। इनकम और वेल्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आता है कि जो टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी जो रहती है ना, जैसे को तैसा रणनीति है, वो किसका उदाहरण है ना। तो ये रिपीटेड गेम्स है, गेम थ्योरी में ये एक टॉपिक आता है, बारंबार खेल, उसका जो एग्जांपल है। फिर आता है कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, है ना, यानी कि मितव्ययिता का जो विरोधाभास है वो किससे संबंधित है ना। तो 142 में आ जाएगा बी आंसर, यानी कि केंजियन मॉडल से ये संबंधित है, ठीक है। फिर आता है कि जो कस्तूरी रंजन कमेटी है तो 143 में ये एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, इसका आंसर बी रहेगा। फिर आता है कि जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है ना, तो उसमें लॉस अवर्जन इंडिकेट करता है ना, तो नुकसान निवारण क्या इंगित करता है। तो 144 का जो आंसर है वो मुझे जो सबसे अप्रोप्रिएट लगा वो आंसर है बी, है ना। तो इसका बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है कि जो रेंज ऑफ केंजियन मल्टीप्लायर, है ना, तो केंजियन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, तो ये हमेशा रहेगी बिटवीन 1 to इन्फिनिटी, है ना। तो 131 में इसका आंसर आ जाएगा बी। फिर आता है कि जो एक पॉजिटिव स्लोप एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ना, तो एक सकारात्मक रूप से अनंत समग्र आपूर्ति वक्र जो है वो क्या इंगित करता है ना। तो 132 में अपना आंसर आएगा इसका सी, है ना। दोनों में वृद्धि होगी, उत्पादन और मूल्य स्तर दोनों में ही, है ना। फिर आता है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायमेंशन ऑफ एमपीआई, है ना। तो जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसका आयाम नहीं है ना। तो हमें पता है कि मुद्रास्फीति उसमें नहीं शामिल किया जाता, स्वास्थ्य किया जाता है, शिक्षा किया जाता है और रहन सहन का स्तर किया जाता है, लेकिन जो ये मुद्रास्फीति जो है वो उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो 133 में डी आंसर आ जाएगा। फिर आता है कि 134, इसमें ये पूछ रहा है कि अगर आपकी एक्सचेंज रेट जो है वो $1 = 72 से $1.68 हो जाए, है ना। तो इसका क्या मतलब है ना। तो हम देखते हैं कि पहले $1 मतलब 72 रुपीज़ दे के हम $1 परचेज कर पा रहे थे, लेकिन आज हम अगर सिर्फ 68 में ही $1 परचेज कर पा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ। हमारा जो डॉलर है, हमारा जो रुपया है वो एप्रिशिएट हुआ है और डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है ना। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो इसका आंसर बी एंड सी, यानी कि बी ऑप्शन 134 में बी आंसर इसका सही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है कि व्हाट इज मैक्सिमाइज्ड इन गोल्डन रूल पाथ गिवन बाय एडमंड फिलिप्स, है ना। फिलिप्स की जो थ्योरी थी गोल्डन रूल की, उसमें किस चीज़ को मैक्सिमाइज किया जाता है। तो 135 में आंसर होना चाहिए डी, उपभोग, है ना। तो उपभोग को मैक्सिमाइज करने के लिए। उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, COV, है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो किस चीज़ का मेजर है ना। तो ये फैलाव, है ना, डिस्पर्शन का मेजर है। फिर आता है जो काई-स्क्वायर टेस्ट है, तो काई-स्क्वायर टेस्ट जो है वो मेजर करता है एसोसिएशन किन किन के बीच में, है ना। तो दो नॉमिनल वेरिएबल के बीच में, यानी नाम मात्र चर जो है नॉमिनल वेरिएबल्स के बीच में उसको एसोसिएशन को चेक करता है, ठीक है। फिर आता है कि जो मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है वो इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब किस में शो करता है, आर्थिक नीति के प्रभाव को किस में दर्शाता है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए 126 में सी आंसर, है ना, यानी स्मॉल ओपन इकोनॉमी, छोटी खुली अर्थव्यवस्था, है ना। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि गलतियाँ ऑब्वियसली हर किसी से हो जाती हैं। सो अगर ऐसा कुछ है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हैं, वहाँ हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर आता है कि जो 127 में जो आंसर रहेगा इसका आंसर होना चाहिए ए एंड बी, है ना। MC की जो वैल्यू रहेगी 80 और MR जो MC से अधिक होगा, ठीक है। फिर आता है कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है वो क्या इंडिकेट करता है ना। 128 में आंसर होना चाहिए ए, है ना, उद्योग की लागत में वृद्धि को दर्शाता है।
फिर आता है कि निम्न में से क्या करेक्ट है, 129 है ना। तो 129 जो है इसमें आंसर रहेगा अपना डी, ठीक है, यानी कि ए बी एंड डी। जो ये सिस्टमेटिक जो होता है वो नॉन रैंडम नहीं, वो रैंडम में ही काउंट किया जाता है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे ना, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में शामिल होंगे वो सब। फिर आता है कि 129 हो गया, तो 130 में देखेंगे हमें कि जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसमें वो किसको बोलते हैं कि चार्जिंग डिफरेंट प्राइस है, यानी अलग अलग मात्रा के लिए अलग अलग कीमत लेना है ना, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी आउटपुट ग्रोथ रिजल्ट्स फ्रॉम, है ना, तो जो नव क्लासिकल विकास सिद्धांत है उत्पादन वृद्धि किसका परिणाम है ना, तो उसमें श्रम और गुणवत्ता में वृद्धि और पूंजी में वृद्धि और प्रौद्योगिकी में सुधार, लेकिन ये निर्यात में वृद्धि इसमें शामिल नहीं था, तो इसका आंसर होना चाहिए ए बी और डी, ठीक है। काफ़ी बार नेट में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। द प्राइस स्पेसिफिक फ्लो मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद, है ना, तो मूल्य विशिष्ट प्रवाह क्रियाविधि किससे संबंधित है, तो 121 का जो आंसर होना चाहिए वो है भुगतान संतुलन से। फिर आता है कि जो इंटरटेम्पोरल कंज्यूमर चॉइस जो है, इंटरटेम्पोरल ऑब्वियसली ये आएगा इसका आंसर, विभिन्न समयावधियों से जुड़े चॉइसेज इन्वॉल्विंग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, बी, ठीक है। तो 122 में आंसर आ जाएगा अपना बी। फिर आता है 122 के बाद की एजवर्थ मॉडल है और ड्यूपोली, उसके बारे में कौन सा ट्रू है ना, कौन सा सही माना जाता है। 123 में इसका आंसर आ जाएगा सी, है ना, सी इसका आंसर। प्रत्येक द्वयाधिकारी का मानता है कि दूसरा इसकी कीमत स्थिर रखता है। फिर आता है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द डेटा गिवन, है ना, अगर ये डेटा गिवन है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या रहेगी, तो 124 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी, ठीक है। फिर आता है कि मोनोपसोनी पावर जो है वो डिपेंड करती है ना, मोनोपसोनी जो पावर है, जो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो बेस्ट आंसर होना चाहिए वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसका आंसर होना चाहिए। फिर आता है कि जो सेक्टरल शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, है ना, इन दोनों का 19-20 के डेटा में अपने को हिस्सा बताना है ना, तो जो मुझे मिला इसका आंसर, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 113 में बी, है ना। बाकी इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर आता है कि जो सपोर्ट प्राइस होती है ना, कि समर्थन मूल्यों में सरकार मूल्य निर्धारित करती है, ठीक है, तो 114 में आंसर इनका होना चाहिए मुक्त बाजार स्तर से ऊपर, है ना। फिर आता है कि डर्बिन वाटसन जो टेस्ट है उसके बारे में पूछा गया है कि वो किस प्रॉब्लम को फाउंड आउट करने में हेल्प करता है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑटो कोरिलेशन, है ना, स्वयं सहसंबंध के बारे में। फिर आता है जो FRBM एक्ट जो है वो कब इनेक्टेड हुआ, है ना, तो ये 2000 में लाया गया था बिल, है ना। फिर ये 2003 में इसको रूल बनाया गया, और इसको मतलब इसको एक्चुअल में इकोनॉमी में कब से किया गया, 2004 से इसको लागू कर दिया गया, है ना। तो इनेक्टेड के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर होना चाहिए 2003, है ना। फिर आता है कि जो वेल्थ इफेक्ट है ना, तो इसका वेल्थ इफेक्ट का मेरे हिसाब से जो बेस्ट आंसर इसका रहना चाहिए 117 में इसका आंसर होना चाहिए ए, शिफ्ट इन इंडिफरेंस मैप, ठीक है। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इकोनॉमिक रेंट, 118, तो इसके मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा वो शायद ए होना चाहिए, और किसी भी इनपुट में भुगतान करने की इच्छा और इसे खरीदने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि, है ना। फिर उसके बाद आता है कि 119, है ना, तो जो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के बारे में दोनों स्टेटमेंट है, तो इसमें जो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। 119 में ए आंसर आ जाएगा। फिर आता है कि 107 नंबर, है ना, तो इसमें इसने पूछा है कि MPC की वैल्यू कितनी है, तो हमें पता है कि जो ये C के साथ वैल्यू रहती है वो हमेशा किसकी रहती है, MPC की रहती है, जिसे हम स्मॉल b से भी इंडिकेट करते हैं, है ना। तो ये 0.6 है, तो 0.6 ही इसका आंसर हो जाएगा, तो 107 का जो आंसर होगा 0.6 बी। और उसके बाद आता है कि फर्म डिमांड जो है इलास्टिक है मोनोपोली में, तो उसका जो मार्कअप के ऊपर और मोनोपोली पावर के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, तो 108 में आंसर होना चाहिए डी, मार्कअप छोटा होगा और फर्म की एकाधिकार शक्ति जो है वो बहुत कम होती है। फिर आता है कि 109 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो बेस्ट आंसर इसका रहना चाहिए वो आएगा बी, यानी कि ए में थर्ड,
ए में एब्सोल्यूट जो थ्योरी है वो एडम स्मिथ की हो गई, बी में 1 फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी हेक्सरोलिन की, और सी में ऑफर कर्व जो दिया था सी में 4 मार्शल ने, सी में सेकंड, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, हैबरलर की थ्योरी थी, ठीक है। फिर आता है कि फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल रेट के ऊपर स्वाभाविक दर तक वापस आ जाएगी, कब आ जाएगी, तो इसका जो आंसर है मेरे अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए कि ए आंसर इसका बनना चाहिए कि दोनों जब एक्सपेक्टेड के इक्वल हो जाएंगी, नॉमिनल और वेज आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वेज के, तब ये आंसर होना चाहिए इसका, है ना। 110 में ए। फिर आता है कि 111 हेज जो है, हेजिंग किस लिए की जाती है, तो 111 जो आंसर है वो है विदेशी मुद्राओं के विनिमय जोखिम से बचाने के लिए। और इसके बाद आता है कि जो इन्फ्लेशन है वो मेजर करी जाती है बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड, है ना। देखो इसमें क्या है ना कि ये सारे ही मेजर जो हैं, क्योंकि देखो अलग अलग जैसे सेक्टर्स के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर को इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए CPI का यूज किया जाता है, CPI IW का यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए CPI AW का यूज किया जाता है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो होलसेल के प्राइस इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउटफुल लगा, बट मे बी इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। सो ये हम वेट करते हैं इसका आंसर जो भी यूनिवर्सिटी देती है। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो 98 का जो आंसर रहना चाहिए वो आएगा डी, है ना, प्रमोट एक्सपोर्ट, है ना। तो एक्सपोर्ट करना इसका वो मेन जो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, प्राइस स्टेबिलिटी होता है और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है। फिर आता है कि 99 क्वेश्चन, है ना, तो 99 का क्वेश्चन आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए बी। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कुछ डाउटफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर आता है कि 100 जो क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ट्रेड क्रिएशन, है ना, तो 100 में जो आंसर आएगा वो आएगा डी, जैकब वाइनर। फिर आता है कि प्रोबिश सिंगर जो हाइपोथेसिस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है ना, तो 101 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी, टर्म ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। फिर आता है द शॉर्ट रन प्रोड्यूसर सरप्लस जो होगा वो किसके इक्वल होता है, तो 102 का आंसर आएगा एक, है ना, राजस्व माइनस परिवर्तनीय लागत। फिर आता है 103 नंबर, है ना, तो 103 का जो आंसर आना चाहिए वो आएगा डी, है ना, 500। फिर आता है कि जो 104 है ना, तो ये सिंपल आ गया क्वेश्चन बिल्कुल ही, कि जो रेंट, इंटरेस्ट, वेज और प्रॉफिट, है ना, तो 104 में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ए, ठीक है, कि जो नेशनल इनकम है वो इन सब का टोटल होता है और इनकम मेथड के थ्रू, है ना। तो उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड, है ना, तो इसका जो आंसर है 105 में वो होना चाहिए वेटेड लीस्ट स्क्वायर, है ना, WLS। उसके बाद आता है कि जो कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी है वो किस चीज़ को मेजर करती है ना, तो ये मेजर करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, है ना, तो बी आंसर इसका होना चाहिए। फिर आता है कि जो HDI है वो इनकरेक्ट है इस चीज़ के बारे में ना, किस चीज़ को शामिल नहीं करता, है ना, तो इसका आंसर 89 में होना चाहिए डी, है ना, शिशु मृत्यु दर को इसमें शामिल नहीं किया जाता। फिर आता है कि मार्केट सिग्नलिंग, है ना, तो बाजार संकेतों का प्रयोग किस के लिए किया जाता है, तो 90 में आंसर होना चाहिए ए, है ना, एडवर्स सिलेक्शन, प्रतिकूल चयन। फिर आता है कि कॉमन इन इकोनॉमिक यूनियन, है ना, इकोनॉमिक यूनियन में कौन सी चीज़ ज़्यादा कॉमन है ना, कौन सी चीज़ इनमें बेस्ट उसको एक्सप्लेन करती है ना इकोनॉमिक यूनियन को, तो 91 जो है इसका आंसर होना चाहिए सी, ए और बी दोनों। फिर आता है कि 92, है ना, तो 92 का जो बेस्ट आंसर जो मुझे मिला वो होना चाहिए ए, है ना। फिर आता है जो हेर्फेंडाल इंडेक्स जो है वो किसके लिए, ये मार्केट कॉन्सेंट्रेशन के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, 93 में ए। 94, है ना, किंग डिमांड कर्व जो होता है ओलिगोपोली में, उसका जो अपर पार्ट होता है वो मोर इलास्टिक होता है और जो लोअर पार्ट रहता है वो लेस इलास्टिक रहता है ना, तो 94 का जो बी आंसर होना चाहिए। फिर आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर परफेक्ट सब्सटीट्यूट, है ना, तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट के लिए वो इन्फिनिटी होती है, 95 में आंसर होगा बी। फिर आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है वो ऑब्वियसली पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरी से रिलेटेड है, पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा है, तो 96 का आ जाएगा बी। फिर आता है कि जो कोस्ट इलास्टिसिटी है ना, तो कोस्ट इलास्टिसिटी का जो है 97 में आंसर होना चाहिए डी, है ना, मार्जिनल कॉस्ट बटा एवरेज कॉस्ट। फिर आता है कि द स्टिकी वेज मॉडल, है ना, तो इसका जो मुझे आंसर जो बेस्ट लगा 82 का आंसर होना चाहिए डी,
है ना। तो डी आंसर इसका मुझे लगा कि इसका होना चाहिए। फिर आता है कि जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है 83, है ना। तो 83 का जो आंसर होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, है ना। तो इससे रिलेटेड है ये। तो टेक ऑफ स्टेज जो है वो किसको बताती है, इट मीन्स स्टडी ग्रोथ बिगिनस, है ना। तो सतत विकास शुरू होता है 84 का ए, ठीक है। फिर आता है कि जो कौन सा जो है FRBM एक्ट के बारे में नॉट करेक्ट, है ना। तो कौन सा गलत है, तो ये जो लिमिट थी वो 3% थी, ना कि 2.5%, है ना। तो 85 में आंसर होना चाहिए डी। फिर आता है जो 86, है ना। तो नेशनल हेल्थ मिशन, है ना। तो 86 का जो आंसर होना चाहिए 2005-06, है ना। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो 2005-06 में शुरू किया गया था, है ना। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट टू GDP रेशियो है 2020-21 में, तो मुझे इसका जो आंसर मिला वो 59.2 मिला डॉक्यूमेंट में, बट फिर भी इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर होना चाहिए वो ना 59.3 रहेगा मे बी, बट इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ अलग मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए, है ना, 87 में बी। फिर आता है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हायर एजुकेशन के लिए कितना रखा गया है, तो हायर एजुकेशन के लिए जो इसका आंसर आएगा सी, है ना। 50% है और 2035 तक है, ठीक है। फिर आता है कि जो 75 एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के ऊपर फिर क्वेश्चन आया है कि अजम्पशन इनमें से कौन सी किस अजम्पशन को रिजेक्ट करती है ना। तो 75 का जो आंसर है वो रहेगा बी, है ना। तो एक्सोजीनियस चेंज है वो टेक्नोलॉजी से आती है ना, क्योंकि ये बोलती थी कि वो अंदर से ही इंडोजीनियस ही वो मिलेगी अपने को टेक्नोलॉजी ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है वो किस चीज़ को शो करता है, तो 76 का आंसर होना चाहिए डी, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड और इन इनपुट्स। उसके बाद आता है कि जो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है वो किस चीज़ के बीच में रिलेशन बताती है, तो इम्पॉसिबल जो ट्रिनिटी है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को शामिल नहीं करती, बाकी तीनों को शामिल करती है, ठीक है। तो 77 का जो आंसर होगा वो होना चाहिए ए, है ना। ए होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि ऑप्शन सेम आ गए ए और डी, ठीक है। तो 1 2 3 और 1 2 3, है ना। तो मे भी ये क्वेश्चन या तो डिलीट होगा या दोनों को करेक्ट माना जाएगा। तो एक इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, ठीक है। बट इसका 4 जो है 4 जो गलत है, तो इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो मे भी ये दोनों को आपको मार्क्स दिया जाएगा, ये तो नहीं तो डिलीट हो जाएगा। फिर होता है कि सोशल वेलफेयर फंक्शन है वो डिस्क्राइब करता है वेलबींग ऑफ सोसाइटी, है ना, एज ए होल। 78 का आंसर होना चाहिए ए, समग्र समाज को। फिर आता है कि गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल है वो किसको रेफर करती है, ठीक है। तो 79 का आंसर होना चाहिए बी, पूंजी का स्थिर अवस्था मूल्य जो उपभोग को क्या करता है, अधिकतम करता है, ठीक है। फिर आता है कि कौन सा एसोसिएटेड है जो कोज थ्योरम से संबंधित है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए, इसमें चारों के चारों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, तो इसलिए 80 का जो आंसर है वो डी होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि जो स्नोब इफेक्ट है ना, स्नोब इफेक्ट जो है वो नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी से रिलेटेड है, और जो बैंडवैगन इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। 81 में अपना आंसर रहेगा सी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि 67, है ना, 67 का जो अपने आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है। जो पॉलिसी मेकर है वो बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी देन द अदर इकोनॉमिक एक्टर, तो ये एजम्पशन इसकी नहीं होती, और इसका मतलब इस रैशनल एक्सपेक्टेशन में इसको शामिल नहीं किया जाता, बाकी सब जो है रैशनल एक्सपेक्टेशन से संबंधित है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो जब भी सॉल्व होता है तब उसको आपको ग्रुप में इसका आंसर भेज दिया जाएगा। फिर आता है कि जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो है CDR, इसका जो संबंध किससे है, तो 69 का जो आंसर है वो आएगा बी, है ना। तो जनता द्वारा बैंक जमा में रखे गए धन का जनता द्वारा मुद्रा में रखे गए धन से अनुपात, ठीक है। फिर आता है कि जो 70 है, 70 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी, 18,000, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर जो है 18,000 आ जाएगा। फिर जो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो बुक है ना, तो वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो 71 में मिल्टन फ्रीडमैन, बी आंसर इसका होना चाहिए। फिर जो प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू है, वर्तमान छूट मूल्य है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है कि जो करंट वैल्यू ऑफ एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर फ्लोज, कैश फ्लोज, है ना। तो 72 का जो आंसर है वो बी होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि जो अशोधित जन्म दर है ना, तो क्रूड बर्थ रेट जो है, इसको अगर आप फॉर्मूला लगा के सोल्व करना चाहोगे तो इसका आंसर बी आना चाहिए, 1.7857, है ना। फिर जो बिमल जालन कमेटी जो है
जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, किस चीज़ को रिव्यू करने के लिए हुई थी, तो 74 का आंसर होना चाहिए सी, कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। ठीक है, फिर आता है कि जो काल्डर मॉडल है तो किस चीज़ के ऊपर, कौन सी अप्रोच के ऊपर बेस्ड था, है ना। तो काल्डर मॉडल जो था 59 का जो आंसर होना चाहिए वो केनेजियन टूल ऑफ एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट था वो, है ना। उसके बाद आता है कि हु गिव द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियलाइज नेशन, है ना। विकास और आर्थिक गतिविधियों के बीच संबंधता किसने बताई थी, है ना। तो 60 का आंसर होना चाहिए ए, एडोल्फ वैगनर, है ना। तो वैगनर थ्योरी जो थी वो इससे संबंधित थी। फिर 2 पार्ट टैरिफ जो है वो किस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करता है, तो 61 का आंसर होना चाहिए बी, है ना, कंज्यूमर सरप्लस को। फिर आता है कि जो स्लोइंग इन्फ्लेशन है वो उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 62 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, फिर आता है कि जो 63 है, 63 का आंसर अपने रहेगा ए। ठीक है, इसको आप मिलान कर लेना, 63 का जो आंसर है वो ए होना चाहिए। फिर आता है कि तरलता वरीयता का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। तो कीन्स की थ्योरी थी। 64 का आंसर जो रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर का स्तर का निर्धारण। ठीक है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर मुझे डी लगा। फिर आता है कि जो कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन जो थी फ्री फिशर की, है ना, तो उसका जो फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला रहता है MV इज इक्वल टू PT, है ना। तो इसने थोड़ा इसको उल्टा करके अगर T को इधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में, तो PT इज इक्वल टू MV, है ना। तो ये सेम थ्योरी अपनी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, फिशर की। तो 65 में आंसर होगा ए। और उसके बाद आता है कि अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इक्वेशन द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन, है ना। तो मनी की वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करती है, 66 का आंसर होना चाहिए ए, डिमांड फॉर मनी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर देखा।